अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिटिकल नर्सिंग विद अक्सा। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IPSG-5 को। सो IPSG-5 क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, आज की वीडियो में हम ये सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो IPSG-5 रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या हैं? ऐसे इन्फेक्शंस जो कि एक पेशेंट में डेवलप होते हैं उसके हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद। जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करेगा 48 आवर्स के लिए और उसके बाद अगर एक पेशेंट में जो है वो इन्फेक्शन डेवलप होगा तो हम कहेंगे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसने रिसीव्ड किया है या इसने गेन किया है। सो कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि हॉस्पिटल से जो है वो डेवलप हो सकते हैं एक पेशेंट के अंदर, ये सब हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मज़ीद भी अपने इस चैनल पर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। सो कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं एक पेशेंट को? अगर एक जो हेल्थ केयर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हेल्थ केयर जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो पेशेंट को हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शंस एक हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डेवलप हो सकते हैं। So the first infection is CAUTI. So what is CAUTI? CAUTI mean catheter associated urinary tract infection. So catheter associated urinary tract infections जो है वो किन पेशेंट्स में डेवलप हो सकता है? ऑफ कोर्स जिन पेशेंट्स को फोलिस कैथीटर इंसर्शन होगी उन्हीं पेशेंट्स में ये इन्फेक्शंस डेवलप हो सकता है। सो हमें ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए या अप्लाई करनी चाहिए कि हमारे जो पेशेंट है वो काउटी इन्फेक्शन से या काउटी जो बंडल है उससे प्रिवेंट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने एक पेशेंट को जो है वो फोलिस कैथीटर इंसर्शन करनी है तो उसमें हमने पहले जो है किन चीज़ों का एहतियात करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने पहले से प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले जो है हमने फोलिस कैथीटर इंसर्शन करने से पहले जो है फोलिस कैथीटर एक्यूरेट जो साइज़ है वो हमने प्रिपेयर करना है। एक्यूरेट साइज़ किस तरह से? जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, सम पेशेंट्स होते हैं वो ओबीज होते हैं, सो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू जेंडर हमने जो है एक्यूरेट साइज़ ऑफ कैथीटर जो है वो पहले से प्रिपेयर करना है। सो इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका ये बेनिफिट होगा कि अगर हमने एक्यूरेट साइज़ ऑफ कैथीटर जो है वो पहले से प्रिपेयर ना किया तो ड्यूरिंग इंसर्शन टाइम जो है पेशेंट को यूरेथ्रल ट्रॉमा हो सकता है। जब यूरेथ्रल ट्रॉमा होगा तो ये एक रीज़न बन जाएगी, कॉज बनेगी हेल्थ कॉटी इन्फेक्शंस की। सो इसी तरह ड्यूरिंग इंसर्शन जो है हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? ड्यूरिंग इंसर्शन जो है हम लोगों ने जब भी पेशेंट की जो प्रॉपर एसेप्टिक फील्ड है वो प्रिपेयर करनी है, जैसे स्टीरॉयल ग्लव, स्टीरॉयल गॉस, प्रीनियल एरिया को क्लीन करने के लिए जो है क्लोरेक्सिडिन सोल्यूशन, पायोडीन सोल्यूशन, लुब्रिकेंट जेली, एक्यूरेट साइज ऑफ कैथीटर, ग्लव्स, ड्रेप, गाउन्स, ये सब चीज़ें जो है हमने प्रिपेयर करनी होती हैं। और ड्यूरिंग इंसर्शन प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक को हमने फॉलो करना होता है। एसेप्टिक टेक्निक नॉन टच टेक्निक, ओके। सो पहले जो है हमने प्रॉपर इंसर्शन से पहले हमने प्रॉपर स्क्रब हैंड हाइजीन करनी होती है, प्रॉपर हमने जो है वियर करना होता है स्टीराइल गाउन, स्टीराइल ग्लव्स, प्रॉपर जो है हमने एसेप्टिक टेक्निक जो है वो यूज़ करनी होती है। जब एक पेशेंट को फोलिस कैथीटर इंसर्ट हो गया है तो उसके बाद हमने ऐसे कौन से मेंटेनेंस बंडल्स हैं या मेंटेनेंस टेक्निक्स हैं या जिनको हम फॉलो करेंगे जिससे हमारे पेशेंट को काउटी इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ जब भी एक पेशेंट को हमने अटेंड करना है सबसे पहले अपनी हैंड हाइजीन। तो हमें पता होना चाहिए कि किन सिचुएशंस पे हमने हैंड हाइजीन करनी है, हैंड वॉश करना है, किन किन सिचुएशंस पे हमने जो है हैंड रब करना है और कहाँ पर हमने हैंड स्क्रब करना है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारी हैंड हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए, ओके। सो जब भी हमने पेशेंट का फोलिस कैथीटर को हमने जो है वो टच कर रहे हैं तो हैंड हाइजीन मस्ट होनी चाहिए। प्रीनियल एरिया को हमने जो है वो पर शिफ्ट जो है और एज नेसेसरी जो है वो हमने क्लीन करना होता है एज़ पर नीड ऑफ द पेशेंट, ओके। तो हमने वो क्लीन करना होता है प्रॉपरली क्लोरेक्सिडिन सोल्यूशन के साथ, ओके। इसके अलावा जो हमारे पास जो कैथीटर है वो प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए। इसके अलावा जो सिक्योर कैथीटर है वो बिलो द ब्लैडर होना चाहिए, ओके। जो स्पिगट है वो टच नहीं होना चाहिए फ्लोर के साथ, वो इन्फेक्शन की बहुत बड़ी कॉज बनता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास प्रॉपर उसको हैंग करना चाहिए, ठीक है। और बैग को जो है वो हमने रेगुलर एम्प्टी करना है, ठीक है। अपनी पर शिफ्ट में जो है वो प्रॉपर एम्प्टी करना है। तो अगर ये हम तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पेशेंट की जो कि जिसको फोलिस कैथीटर इंसर्शन है अगर हम उसकी फॉलो करेंगे तो हम एक
एक पेशेंट को काउटी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह ऐसी कौन सी अदर जो है वो इन्फेक्शंस जो हैं वो एक पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर। सो द सेकंड वन इज़ क्लेप्सी। सो व्हाट इज़ क्लेप्सी? क्लेप्सी इज़ कैथीटर एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सो क्या है क्लेप्सी? कहाँ पर हम इसको, कौन सी ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि जिससे हम जो है एक पेशेंट को क्लेप्सी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो क्लेप्सी इज़ सेंटर लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही प्रोमिनेंट हो रहा है कि जो भी पेशेंट, जिस भी पेशेंट की इन्वेसिव लाइन्स होंगी, इन्वेसिव लाइन्स मीन सेंट्रल लाइन कैथीटर, डीएलसी कैथीटर, फेमरल कैथीटर, पर्मा कैथ इंसर्शन। सो ये तमाम जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं और एक पेशेंट को अगर इन्वेसिव लाइन जो है हमने इंसर्ट करनी है तो इस तमाम प्रोसीजर्स के अंदर हमने एक पेशेंट को जो है वो प्रिवेंट करना है इस क्लेप्सी इन्फेक्शन से। सो जब भी हमने एक पेशेंट को क्लेप्सी जो है वो हमारी सेंटर लाइन इंसर्शन है, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करना है, तो उससे पहले जो है हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है। प्रॉपर हमने जो है अगर एक पेशेंट को हमने इंसर्शन करनी है तो प्रॉपर हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो गैदर करनी है, जिसमें हमारी सेंटर लाइन इंसर्शन जो होती है एक्यूरेट साइज़ की होनी चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा स्टीराइल गॉज, स्टीराइल ग्लव्स, स्टीराइल स्विचर्स, स्टीराइल वाटर, ड्रेप्स हमारे पास होनी चाहिए। तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास स्टीरॉइड होनी चाहिए और हमने जब उसको ओपन करना है तो प्रॉपर नॉन टच टेक्निक के साथ ओपन करना है और प्रॉपर अपनी एसेप्टिक जो फील्ड है वो हमने प्रिपेयर करनी है। सो ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंसर्शन हमने प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करेंगे। पहले एरिया को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, पायोडीन सोल्यूशन के साथ या क्लोरेक्सिडिन स्टिक के साथ हम क्लीन करेंगे। इसके बाद प्रॉपर जो है वो स्टीराइल जो डॉक्टर हैं और जो साथ उसके असिस्टिव नर्सेज होती हैं वो प्रॉपर जो है वो असिस्ट करेंगी और प्रॉपर जो है वो अपने स्टीराइल गाउन, ड्रेप वियर करके। इसके बाद जो है हमारे पास जब हम इंसर्ट कर देंगे एक पेशेंट को सेंट्रल लाइन या हमने डीएलसी कैथीटर इंसर्शन की है, कोई भी लाइन जब हम इंसर्शन कर देंगे तो उसके बाद हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उनके बाद जब भी हमने एक पेशेंट को टच करना है, उसकी सेंट्रल लाइन से उसको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है या कोई ब्लड एक्सट्रैक्शन करनी है, तो जब भी हम एक पेशेंट को टच करेंगे तो बिफोर हमने हैंड हाइजीन करनी है। प्रॉपर हैंड हाइजीन, प्रॉपर हमारे जो ग्लव्स हैं वो स्टीरॉइल होने चाहिए और हम लोगों ने जो सेंट्रल लाइन की पोर्ट्स को जब भी हम ओपन करेंगे तो उसको प्रॉपर अल्कोहल स्वैब से क्लीन करेंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि मेजर ब्लड वेजल्स में जो है वो इंसर्ट हुई होती है। अगर हम उसको प्रॉपर जो है वो अल्कोहल स्वैब से जो है क्लीन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को गेन हो सकता है। इसी तरह जब भी हमने डेली बेसिस पे पर शिफ्ट पे जो है पेशेंट की ड्रेसिंग देखनी है, ड्रेसिंग जो है वो कब जो है वो ड्रेसिंग कोई विजिबल सॉइल्ट तो नहीं लगा हुआ, ड्रेसिंग जो है वो इंटैक्ट है, प्रॉपर किसी कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, रेडनेस या स्वेलिंग तो नहीं हुई है, ये तमाम चीज़ें हमने डेली बेसिस पे पर शिफ्ट जो है वो नोट करनी होती हैं। और जो उसकी पोर्ट्स हैं वो प्रॉपर ओपन होनी चाहिए, उसमें ब्लड की ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जब अगर हम एक पेशेंट की देखेंगे, प्रॉपर जो है वो उसको फॉलो करेंगे तो एक पेशेंट को हम क्लेप्सी इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड इन्फेक्शन है या थर्ड जो एक इन्फेक्शन पेशेंट गेन कर सकता है हॉस्पिटल से, वो होता है वैब। So what is VAB? What is VAB? Ventilator Associated Pneumonia. So VAB होता है Ventilator Associated Pneumonia। जो भी पेशेंट्स हमारे पास इंट्यूबेटेड होते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट पर होते हैं, उनको VAB इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन्हीं को ही होते हैं। सो ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हम करेंगे जिससे हम एक पेशेंट को वैब से प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1, हमने जब भी पेशेंट को अटेंड करना है उसको प्रॉपर जो है हैंड हाइजीन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी स्टेप इन अ हॉस्पिटल सेटअप। ओके, सो जब भी हमने एक पेशेंट को अटेंड करना है तो हमने उसकी प्रॉपर अपनी हैंड हाइजीन करनी है। नंबर 2, हमने जो है पेशेंट का हेड जो है वो एलिवेट करके रखना है 30 to 45 डिग्री के एंगल पर। इसके अलावा जो है हम लोगों ने जब भी पेशेंट की सक्शनिंग करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारे पास क्लोज सेक्शनिंग कैथीटर्स होते हैं, वही मोस्टली तौर पे यूज़ होते हैं। बट अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम जो है ओपन सेक्शनिंग भी कर सकते हैं, बट प्रॉपर नॉन टच और स्टीरॉयल तरीके से जो है वो हम सेक्शनिंग करेंगे। इसके साथ हमारे पास जो है वो पेशेंट की जो है पीयूडी प्रोफाइलैक्सिस, डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस जो है ये हम लोगों ने जो है डेली बेसिस पे देखनी होती हैं। इसके साथ हमारे पास जो पेशेंट की ओरल केयर होती है, ओरल केयर जो होती है वो मस्ट होती है, ओरल सेक्शनिंग जो है वो मस्ट होती है। ओरल केयर जो है वो क्लोरेक्सिडिन जो माउथ वॉश है उससे हमें करनी चाहिए। अगर हम ये तमाम चीज़ें जो हैं एक पेशेंट की जो है वो डेली बेसिस पर देखेंगे, पर शिफ्ट देखेंगे, तो एक पेशेंट को हम वैब इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते
होते हैं वो सीडेशंस पर होते हैं, तो सीडेशन इंटरप्शंस जो होती हैं वो भी हमने डेली बेसिस पर चेक करनी होती हैं। सो ऐसे ये तमाम चीज़ें अगर हम एक पेशेंट की फॉलो करेंगे तो एक पेशेंट को हम वैप इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो द फोर्थ वन इज़ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सो ये जो बंडल है, ये जो SSI जो हमारे पास इन्फेक्शन है, ये तमाम उन पेशेंट्स पर जो है वो अप्लाई हो सकता है जो कि पेशेंट पोस्ट ऑप होते हैं, जिसकी कोई भी सर्जरी होती है। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स जिनकी सर्जरीज़ हुई हैं, जनरल सर्जरीज़ हैं या कोई भी जो भी सर्जरी हुई है, उसके बाद हम जब पोस्ट ऑप पेशेंट को रिसीव करते हैं, तो रिसीव करने के बाद हमने देखना है कि पेशेंट की जो ड्रेसिंग है, जो साइड ऑफ इंसिजन है, वो उसका प्रॉपर ब्लीडिंग तो नहीं है, एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो साइन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो आफ्टर 24 आवर्स जो है वो एक सर्जरी के पेशेंट में डेवलप होते हैं। तो जब हम एक पेशेंट को रिसीव करेंगे उस वक्त हमने चेक करना है कि पेशेंट का एनी साइन ऑफ ब्लीडिंग तो नहीं है, उसकी जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर इंटैक्ट है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर आफ्टर 24 आवर्स के बाद हमने अपने प्रॉपर चेकलिस्ट बंडल करने होते हैं, मेंटेनेंस चेकलिस्ट करनी होती है, जिसके अंदर प्रॉपर मेंशन होता है पेशेंट की प्रॉपर हैंड हाइजीन। इसके साथ हम लोगों ने जब भी पेशेंट की ड्रेसिंग को देखेंगे तो हमने डिस्चार्ज नोटिस करना है, उसकी ड्रेसिंग जो है वो प्रॉपर इंटैक्ट है, कोई विजिबल सॉइल्ड तो नहीं है, उसमें कोई किस किस्म का डिस्चार्ज है, सीरस फ्लूइड है, पस है, ये तमाम चीज़ें हम नोटिस करेंगे। इसके अलावा पेशेंट में ऐसे साइन और सिम्टम्स जो हैं अगर डेवलप हो रहे हैं इन्फेक्शन के, लाइक फीवर, पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, तो ये चीज़ें भी हमने नोटिस करनी है और इसको प्रॉपर जो है नोटिफाई कराना है अपने फिजिशियन को टाइमली। तो एक पेशेंट को हम SSI बंडल से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ है वो है MDRO। सो व्हाट इज़ MDRO? MDRO मीन मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ओरियस। सो ऐसे तमाम पेशेंट्स जो कि हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के होते हैं या रिकरेंट सेप्सिस के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनकी बॉडी में जो है वो रेजिस्टेंस हो जाती है इवन के मेजर एंटीबायोटिक्स की भी। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स को जो है वो हम प्रॉपर एक आइसोलेशन एरिया में रखते हैं, उसके लिए प्रॉपर हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस जो हैं वो अप्लाई करते हैं। और जब भी हमने प्रॉपर PPEs को वियर करना है तो हमने प्रॉपर कॉन्टैक्ट जो है वो PPEs को वियर करना है, लाइक गाउन्स एंड ग्लव्स मस्ट होने चाहिए। इसके अलावा जब भी हम पेशेंट को अटेंड करेंगे तो हैंड हाइजीन होनी चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ही इजीली इन्फेक्शन को गेन कर सकते हैं, ये बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन को गेन करने में। सो क्योंकि इनके खिलाफ जो इनके अगेंस्ट मेजर एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी इन पर रेजिस्टेंस होती हैं। तो हमें जब भी हम पेशेंट को अटेंड करेंगे तो हमने प्रॉपर हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, अपने इन्वायरमेंट को जो है वो डिसइंफेक्ट एंड जो है वो डिसइंफेक्शन करनी है, प्रॉपर जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो करनी है। जो हमारे पास आइसोलेशन में पीरियड होते हैं पेशेंट्स होते हैं MDRO के। सो इसी तरह लास्ट हमारे पास है MRSA। सो MRSA क्या है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। सो ऐसे पेशेंट्स जिनका MRSA जो है वो पॉजिटिव होता है, MRSA जो है ये मोस्टली जो है ग्राम पॉजिटिव जो है बैक्टीरिया होता है जो कि स्किन में प्रेजेंट होता है। सो ऐसे तमाम पेशेंट जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो हमें MRSA स्वैब भिजवाना होता है। MRSA स्वैब जो है वो हम नेज़ल से, एक्जिला से और ग्रोइन से लेते हैं और जब हम ये स्वैब भिजवाएंगे, अगर पेशेंट का ये स्वैब पॉजिटिव आता है तो हमने प्रॉपर डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट कर देनी होती है। डीकोलोनाइजेशन से मुराद ये है कि हमने पेशेंट्स को पर शिफ्ट जो है वो क्लोरेक्सिडीन सोल्यूशन का बाथ देना होता है। इसके अलावा हमारे पास जो होती है पर शिफ्ट हमने पेशेंट को बाथ देना है और 7 डेज़ के लिए डीकोलोनाइजेशन करेंगे। 7 डेज़ के बाद हम दोबारा पेशेंट के स्वैब भिजवाएंगे। अगर तो स्वैब जो है वो पॉजिटिव है तो अगेन 7 डेज़ के लिए हमने जो है वो डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट कर देनी होती है। लेकिन अगर जो है वो स्वैब नेगेटिव है तो हम पेशेंट को आफ्टर 3 डेज़ दोबारा स्क्रीनिंग करेंगे। सो अगर आफ्टर 3 डेज़ अगेन पेशेंट का स्वैब नेगेटिव है तो आफ्टर 3 डेज़ हम जो है वो पेशेंट की अगेन स्क्रीनिंग करेंगे। सो स्क्रीनिंग जब 3 कंसेक्टिव स्क्रीनिंग जो है वो नेगेटिव आ जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पेशेंट MRSA से जो है वो क्लियर है। सो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस टाइप के इन्फेक्शन जो है वो एक हॉस्पिटल सेटअप में जो है वो एक पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकते हैं। तो अगर हमारे हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी कुछ निग्लिजेंसीज ऐसी होंगी या हमारे पास उनकी कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो ऐसी होंगी कि वो एक पेशेंट को प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं करेंगे, पेशेंट की जो है वो इन तमाम बंडल्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो पेशेंट में चांसेस होते हैं कि ये इन्फेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑल द टाइम हर पेशेंट पर हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो हैं वो करनी होती हैं।
सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का क्या मुराद है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मीन हैंड हाइजीन। सो किन जगहों पर अगर हमारे पास विजिबल सॉइल्ड है तो हमने हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग 40 to 60 सेकंड के लिए होती है। प्रॉपर जो है वो हैंड के हमने स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है हैंड रबिंग है। हैंड रबिंग हमने जो है वो कब करनी होती है? हैंड रबिंग जब विजिबल सॉइल्ड नहीं है तो हम जो है वो हैंड रबिंग करेंगे। इसके अलावा जो है स्क्रब जो है वो हैंड वॉशिंग जो है ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो हम हैंड स्क्रबिंग करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनको जब हम अटेंड करेंगे तो जो उनके जो वेस्ट जो डिस्पोजेबल है उनको प्रॉपर हमने मैनेज करना है। कहाँ पे हमने जनरल वेस्ट डालना है, कहाँ पे इन्फेक्शियस वेस्ट डालना है, कहाँ पे पैथोलॉजिकल वेस्ट डालना है, ये तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो लिलन होती है, डर्टी लिलन होती है, जो इन्फेक्शियस लिलन होती है, उसको हम किस तरीके से डिस्पोज़ करेंगे। इसके अलावा जब भी पेशेंट को जो पेशेंट की इन्वायरमेंट है और जो स्टेरिलाइजेशन है उसको कैसे हम मेंटेन करके रखेंगे, डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे इक्विपमेंट्स की। और इसके अलावा जो है हमारे पास ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होती हैं। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस से मुराद ये है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस पर होते हैं, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस पर होते हैं, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास एयरबोर्न प्रिकॉशंस पर होते हैं। तो किन पेशेंट्स में हमने जो है ये तमाम जो हैं वो प्रिकॉशंस जो है वो हम अप्लाई करेंगे। कौन कौन सी जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव जो हमारे पास पीपीज़ होती हैं, इक्विपमेंट्स, वो हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में पेशेंट्स हैं तो हमने कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन वाले पेशेंट्स को जब भी अटेंड करना है, जैसे हमारे पास CD और MRSA पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं तो हमने जब भी इसको अटेंड करना है प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। नंबर 2 हमने जो है पेशेंट्स को ग्लव्स एंड गाउन, ये 2 PPEs मस्ट होनी चाहिए। ओके। इसी तरह जो हमारे पास ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के जो पेशेंट्स होते हैं तो हमने सर्जिकल मास्क, हैंड हाइजीन मस्ट होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारे पास एयरबोर्न प्रिकॉशंस के जो पेशेंट्स होते हैं, एयरबोर्न डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कोविड, तो ये तमाम पेशेंट्स के लिए हमने प्रॉपर नेगेटिव जो है वो रूम होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो है N95 सर्जिकल N95 मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सर्जिकल गाउन होने चाहिए हमारे पास। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम अगर एक पेशेंट्स की हर टाइम एक हॉस्पिटल में हम फॉलो करेंगे, ये तमाम जो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, तो हम पेशेंट्स में जो हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। और अगर आप मज़ीद इसी तरह से मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे पेज को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम IPSG 6 को जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।